guys, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ on how a poor boy become the dawn of Indian politics. Dawn of Indian politics. Okay. By Saib Thackeray by Monkey Guy. So before I start, hello and I'm Monali Naiko. Welcome to my channel नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. So let's go. बाला साहेब ठाकरे एक ऐसे इंसान जिससे अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम तक डरता था. कहा जाता है कि इनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता था पूरे महाराष्ट्र में. जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है, हाथ में पाँव रहता है. बट एक बात जो इन्हें बाकी पॉलिटिशियन से अलग और कंट्रोवर्शियल बनाती थी वो थी इनकी कट्टरता. ये मुस्लिम के कट्टर विरोधी थे. I am a Hindu, a mad Hindu. What about the Muslims? When they lock out the people in Jogeshwari and they burn the building where all the Hindus died, nobody shed a tear for that. इनफैक्ट उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में ये तक बोल दिया था कि इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर मुस्लिमों को भी ठीक वैसे ही ट्रीट किया जाए जिस तरह से ज्यूज को नाजी जर्मनी में ट्रीट किया जाता था. इसके अलावा इन पर हिंदू मुस्लिम राइट्स को भी बढ़ावा देने का आरोप लगा. बट द क्वेश्चन कम्स कि आखिर बाला साहेब ठाकरे की लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि वो मुस्लिमों को इतना ज्यादा नफरत करने लगे. कैसे एक सीधा साधा सा कार्टूनिस्ट बाद में जाके इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा डॉन बन गया. चलिए जानते हैं. बाल केशव ठाकरे जो कि इनका असली नाम था. इनका जन्म 23 जनवरी 1926 में पुणे में हुआ था. इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के पीछे इनकी पिताजी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा क्योंकि इनके पिताजी केशव सीताराम ठाकरे एक कार्टूनिस्ट भी थे और साथ में एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर भी हुआ करते थे संयुक्ता महाराष्ट्र मूवमेंट के, जो कि फाइट कर रही थी कि मराठी बोलने वाले लोगों को अपना एक अलग स्टेट हो. इनके पिताजी की तरह बचपन से ही बाला साहेब को ड्राइंग करने का शौक था और इसी की वजह से आगे जाके वो भी एक कार्टूनिस्ट बन गए. उन्होंने अपने प्रोफेशनल कैरियर की शुरुआत द फ्री प्रेस जर्नल नाम के एक न्यूज़पेपर से की जहां पे वो पॉलिटिकल कॉमिक सटायर बनाया करते थे. नो आगे जाके मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्यों बाला साहेब ठाकरे इतने ज्यादा एंटी मुस्लिम हो गए. बट इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वो एक पॉलिटिशियन ही क्यों बने. देखिए ये बात हम सबको पता है कि मुंबई हमेशा से एक कैपिटल सिटी रही है इंडिया की. तो 1950s और 60s में बहुत सारे साउथ इंडिया से और गुजरात से यहाँ पे लोग व्हाइट कॉलर जॉब करने के लिए आया करते थे. बट इससे हुआ ये कि यहाँ पे रहने वाले महाराष्ट्रियन लोगों को अपने ही स्टेट में जॉब नहीं मिल पाता था इसकी वजह से. और इसके साथ साथ बाहर से आने वाले नॉन मराठी लोगों का भी डोमिनेंस महाराष्ट्र में बढ़ने लगा. इसी चीज को रोकने के लिए 1960 में बाला साहेब ने अपना खुद का कार्टून वीकली मार्मिक को लॉन्च किया जहां पे वो महाराष्ट्र लोगों को अपने ही जमीन पे हक न मिलने की बात करने लगे और साथ साथ उन्होंने मराठी मानुस के प्राइड के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया. देखते ही देखते बाला साहेब जी का ये न्यूज़पेपर धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में पॉपुलर होते गया और मराठी बोलने वाले लोग इनकी बातों से रेजोनेट करने लगे. बट इसके बाद इनको रियलाइज हुआ कि पेपर में सिर्फ कार्टून बनाने से कुछ नहीं होगा, इसके अलावा हमें और भी कुछ करना पड़ेगा. और एज लोगों का सपोर्ट इनके साथ था ही तो फिर बाला साहेब ठाकरे ने फाइनली 19 जून 1966 में शिवसेना का फॉर्मेशन किया. ये पार्टी जैसे ही फॉर्म हुई तुरंत अपने काम पे लग गई. ये पूरे महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट करने लगे, स्ट्राइक करने लगे. इनफैक्ट वहाँ पे जो गुजराती और साउथ इंडियंस रहते थे ये लोग उन पर भी अटैक करने लगे जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें 1969 में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए जेल में डाल दिया गया. अब धीरे धीरे ये मूवमेंट इतना ज्यादा हिंसात्मक हो गया था कि पुलिस तक इसे रोक नहीं पा रही थी. पूरा महाराष्ट्र लिटरली जल रहा था. तब उस समय महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर वसंतराव नायक ने बाला साहेब को इसे बंद करने की रिक्वेस्ट की. और फिर क्या, जो पूरी पुलिस और एक सरकार नहीं कर पाई वो बाला साहेब के सिर्फ एक अपील ने कर दिया. उनके एक अपील करने से ये पूरा वायलेंस तुरंत रुक गया और इसी बेबाक अंदाज की वजह से धीरे धीरे पूरे भारत में लोग बाला साहेब ठाकरे को जानने लगे कि भारत में पहली बार कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन आया है जो कि एक डॉन की तरह काम करता है. और यहीं से उनकी छवि एक डॉन के रूप में बननी शुरू हो गई. उनकी इसी छवि की वजह से धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड के भी लोग इनसे डरने लगे. उस समय पूरे बंबई में हाजी मस्तान, करीम लाला और दाऊद इब्राहिम जैसे गैंगस्टर्स का इन्फ्लुएंस हुआ करता था. ये लोग कॉमन और रिच लोगों को ब्लैकमेल किया करते थे कि अगर पैसे नहीं दिए तो फिर मारे जाओगे. उस समय बंबई बिल्कुल भी एक सेफ शहर नहीं था. उनकी एक समय पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि चोर से लेकर क्रिमिनल से लेकर गैंगस्टर्स तक हर कोई इनसे डरने लगा. बट बाला साहेब ने अकेले अपने दम पे पूरे अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ दी. और फिर जिस तरह सरकार मूवी में सरकार के पास जाना छोड़ कॉमन लोग अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर के पास जाया करते थे अपनी समस्या को लेकर, ठीक उसी तरह बाला साहेब भी अगर किसी इंसान के साथ गलत होता था तो वो भी उनके साथ खड़े रहते थे और उनकी समस्या का समाधान करते थे. कोई भी सरकार के पास नहीं जाता था बल्कि इन्हीं ही लोग सरकार से ऊपर मानने लगे. आज के समय मुंबई जो इतना सेफ शहर है वो सिर्फ और सिर्फ बाला साहेब ठाकरे के कारण है और हर कोई मुंबईकर इससे एग्री करेगा. सही बात. हम 1990s में कश्मीर में टेररिज्म अपने पीक पर था. हम सबको पता है कि उस समय कश्मीरी हिंदूज का वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा था. जब पूरा देश आतंकवादियों के डर से खामोश था तो उस समय बाला साहेब ही थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर खुलकर बोला था. इनफैक्ट कश्मीर फाइल्स मूवी के एक सीन में ये भी दिखाया गया है कि जब पूरी सरकार भी इन लोगों की हेल्प नहीं कर रही थी तो उस समय बाला साहेब इन लोगों के साथ खड़े थे. महाराष्ट्र में बाला साहेब जी ने हमारे बच्चों के लिए सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्पेशल कोटा सैंक्शन किया है. तो केंद्र सरकार पूरे भारत में ऐसा क्यों नहीं कर सकती है. इसके बाद 1993 में कुछ टेररिस्ट ने हिंदू
सभी डिवोटीज को जो कि अमरनाथ यात्रा पे जा रहे थे उनको ये वार्निंग दिया था कि अगर कोई आगे बढ़ता है तो वो वापस जिंदा बचकर घर नहीं जा पाएगा। ना अगर कोई एक नॉर्मल पॉलिटिकल लीडर होता तो वो उस समय ये बोलकर चुप हो जाता कि मैं इस एक्ट को कंडेम करता हूँ। कुछ बुद्धिजीवी लोग तो ये तक बोलने लगते कि अमरनाथ यात्रा में जाना ही क्यों है, भगवान तो हर तरफ है ना। बट बाला साहेब ठाकरे इन लोग जैसे कायर नहीं थे। उन्होंने सीधा इन टेररिस्ट को वार्न किया कि अगर अमरनाथ यात्रा के दौरान एक भी डिवोटी पर अटैक होता है तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि एक भी मुस्लिम हज यात्रा के लिए यहाँ से रवाना नहीं होगा। और फिर इसके बाद होना क्या था, अमरनाथ यात्रा ना सिर्फ सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया बल्कि एक भी हिंदुओं पर आंच भी नहीं आई। इन सारे इंसिडेंट्स की वजह से धीरे धीरे बाला साहेब ठाकरे का फोकस हिंदुओं की रक्षा करना और उनके राइट्स की तरफ शिफ्ट हो गया और वो कई ऐसे भाषण खुलकर देने लगे जो कि बहुत ज्यादा एंटी मुस्लिम हुआ करती थी। आपने कहा था बांग्लादेशी मुसलमानों के यहाँ से हटाएंगे, हमारे यहाँ से हम निकालेंगे, उसको छोड़ देंगे उनके बॉर्डर तक, चाहे तो पाकिस्तान में जाओ मगर यहाँ नहीं, क्योंकि वो इस्लाम का ये है। इसके बाद जब 1992-93 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तब उन्होंने मुस्लिमों के अगेंस्ट ये बोल दिया कि अब इनको मारो। इन्होंने कहा कि अगर बम्बई में रहना है तो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना होगा और अगर नहीं करेंगे तो हम इन्हें अपने हिसाब से करवाएंगे। और ठीक इसी बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के बाद बाला साहेब ने अपने शिव सैनिक्स को ये ऑर्डर दिया कि जाओ और जाके बाबरी मस्जिद को खत्म कर दो, जिसको इन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट भी किया हुआ है। जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है, तब से इंटरव्यू ले रहा है। बिल्कुल, ओह इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया। और आगे जाके इसके वजह से इनको अरेस्ट भी किया गया। कहा जाता है कि जब भी बाला साहेब को अरेस्ट किया जाता था तो ये पुलिस के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था इनको जेल तक ले जाने में, क्योंकि जेल के बाहर लाखों की संख्या में इनके समर्थकों का सैलाब लग जाता था। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब आगे जाके 1995 में महाराष्ट्र में स्टेट असेंबली इलेक्शंस होने वाले थे तब उस समय शिवसेना बीजेपी के साथ जुड़ गई और वो ये इलेक्शन जीत गए और 1995 से 1999 तक इन्हीं की सरकार रही। एक बात जो बाला साहेब ठाकरे की ये भी थी कि उन्हें कोई भी पॉलिटिकल गद्दी का उतना ज्यादा लोभ नहीं था। जब शिवसेना ने इलेक्शन जीता तो ये चीफ मिनिस्टर नहीं बने बल्कि इन्होंने मनोहर जोशी को महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बना दिया। हाँ, वो अलग बात है कि लगभग सारे डिसीजंस बाला साहेब ठाकरे ही लिया करते थे। नो, ऐसे तो आपने मुंबई के बारे में सुना होगा कि ये शहर कभी रुकती नहीं है। बट 17 नवंबर 2012 को जब बाला साहेब ठाकरे की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई तो उस समय मुंबई पूरा थमसा गया था। कहा जाता है कि इनकी फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए लगभग 3 मिलियन से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए जहाँ पे मैं ये बात करूंगा कि आखिर क्यों बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे अपने पिताजी से जस्ट अपोजिट निकले, ये अपने पिताजी के नक्शे कदम पे नहीं चले और आज के समय ये बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जिसको देखकर बाला साहेब ठाकरे खुश नहीं होते। तो आप कमेंट कीजिए और अगर बहुत सारा कमेंट आता है तो मैं इस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम बी द चेंज। ओके, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ही डिड नॉट हेट मुस्लिम, ही लव्ड हिंदूज एंड वो बहुत नेशनलिस्ट थे। जो एंटी नेशनलिस्ट है वो उनके खिलाफ थे। मैंने एक्चुअली पूरी मूवी देखी बाला साहेब ठाकरे पे एंड इट वाज लाइक कि मराठी के हक के लिए, क्योंकि सब लोग बाहर से आए, यहाँ पे लोग नाश्ता खाते थे साउथ का, डिनर वगैरह मतलब होटल के लाइन में सब दूसरे स्टेट्स का चलने लगा तो मराठी कहाँ जाएंगे एंड उनका सारा इश्यूज इससे रिलेटेड ही था, हक के लिए बोलते ना। इवन 2012 में मैं मुंबई में थी, वी वर गोइंग फॉर शॉपिंग, हम लोग शॉपिंग के लिए निकले थे सब लोग एंड अंकल का कॉल आया, जल्दी घर आ जाओ, ऐसे ऐसे हो चुका है। तो वी जस्ट लेफ्ट, वहां से शॉपिंग पहुंचे ही नहीं, हम घर आए एंड तब एक्चुअली दिवाली था, यस आई गेस यस, और सब लोगों ने अपने लैम्प्स, वो दिवाली की सजावट, दिए, सब कुछ बंद कर रखा था। दिस इज हाउ पीपल ऑलवेज रिस्पेक्टेड हिम, ही इज फुल ऑफ थग लाइफ, उनके आंसर्स एंड एवरीथिंग, माँ कसम खतरनाक। मैं काश वो अब होते, ऐसे लगने लगा मुझे। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइज। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।